हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल द इग्नू हेल्पर पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बीपीएससी 146 के इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा। और आज आपका बीपीएससी 146 का एग्ज़ाम है इवनिंग शिफ्ट में। जिन बच्चों का वो लोग ज़रूर इसको एक बार देख लो वीडियो को। आप सभी को बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि मैं इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं वो सब आपको क्लियर करूँगी और इम्पोर्टेंट बता दूँगी क्या क्या आने वाला है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो आप ध्यान से देखना, ठीक है बेटा। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। चलो, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चैप्टर की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखो, संघर्ष समाधान और शांति स्थापना इस बुक का नाम है, ठीक है। इसके अंदर कितने यूनिट है? इसके अंदर 4 यूनिट है। मैं देखो, इसके अंदर 4 पार्ट्स है, ठीक है ना। और 12 चैप्टर है। चलो पहले फर्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, देखते हैं वो क्या है। देखो, संघर्ष सैद्धांतिक संरचना। अब देखो इसमें क्या क्या है। देखो, फर्स्ट यूनिट जो है संघर्ष की अवधारणा और अर्थ। संघर्ष क्या है, इसका अर्थ है और क्या अवधारणा है, ठीक है। इसको देखो क्या क्या है। इसके अंदर देखो, ये जो है ना संघर्ष के चरण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। ये आता ही आता है, ठीक है, ये आता ही आता है। आप देखना, घूम फिर के क्वेश्चन आएगा। फिर संघर्ष का जीवन चक्र क्या है, संकट की रोकथाम, संकट प्रबंधन, संकट संघर्ष प्रबंधन और संकट प्रबंधन, संघर्ष समझौता, संघर्ष समाधान क्या है, संघर्ष स्थानांतरण क्या है, शांति स्थापना, ठीक है। फिर उसके बाद है ना, संघर्षों को 2 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से वर्गों में बांटा गया? संघर्ष को 2 वर्ग में बांट दिया ना, अहिंसक और हिंसक, ठीक है। अहिंसक क्या होता है? संघर्ष तो चल रहा है लेकिन वो विवादों के रूप में चल रहा है, ठीक है। कोई लड़ाई झगड़ा मार काट ये नहीं होता है। और हिंसक क्या होता है? यहाँ पे हर तरह के हिंसा होते हैं। एक आदमी को अगर अपनी बात बतानी है तो उसके लिए वो हिंसात्मक रूप ले लेगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हिंसक। और संघर्ष के मुद्दे कौन से हैं? क्षेत्र और सीमा, ठीक है, अल्पसंख्यक जातीय और सत्ता का संघर्ष, संसाधनों के लिए संघर्ष, ठीक है। मैं यहीं से आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ, आप पूरा चैप्टर अंदर पढ़ लेना। तो इस संघर्ष के 3 मुद्दे हो गए, ठीक है। और संघर्ष के वर्गीकरण, ठीक है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आता है, ये लास्ट दिसंबर में भी देखना आया है कि देखना आप, ठीक है। अहिंसक संघर्ष और हिंसक संघर्ष के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आएगा, मैं इसको बताती हूँ क्वेश्चन कैसे आता है। एक सेकंड बेटा, हाँ मैं बताती हूँ आपको। ये देखो, हिंसक और अहिंसक संघर्षों के बीच अंतर, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है खुलकर, ठीक है। तो इसमें मेनली आपका एक तो ये संघर्ष का वर्गीकरण, ठीक है, अहिंसक और हिंसक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना। देन यहाँ पे संघर्ष के चरण भी पढ़ लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, संघर्ष की परिभाषा है ना, ये देख लो। एक सामाजिक प्रक्रिया जब 2 या 2 से अधिक पार्टियों के पास लक्ष्यों, मूल्यों और मुद्दों पर ली गई स्थिति में अंतर का अंतर होता है, ठीक है। कई स्तरों पर हो सकता है, पारस्परिक, समूह, अंतर समूह, संगठनात्मक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। संघर्ष के 3 आयाम कौन कौन से हैं? व्यवहारिक, विवाद करने वालों की भावनात्मक आसक्ति, संज्ञानात्मक या विवाद करने वाले संघर्ष को कैसे देखता है? संघर्ष को हल करने के लिए तीनों को संबोधित किया जाता है, ठीक है। ये देख लेना, संघर्ष के चरण मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ आपको, ठीक है। संघर्ष के 4 मूलभूत चरण
चरणों पर आम सहमति। ये चरण परस्पर विशिष्ट नहीं है, इसीलिए एक व्यक्ति, संगठन, राष्ट्र एक ही समय में एक से अधिक चरणों में शामिल हो सकता है। अंतः व्यक्तिगत, व्यक्ति संगठन राष्ट्र के अंदर का संघर्ष, उदाहरण के लिए जो निर्णय नहीं ले सकता। ठीक है। फिर है अंतर व्यक्तिगत, दो या दो से अधिक व्यक्तियों, संगठनों, राष्ट्रों के बीच संघर्ष, उदाहरण के लिए दो पक्षों के बीच विवाद। फिर आता है अंतः समूह, मतलब जो एक ही समूह है, एक ग्रुप है, उसी के अंदर जो विवाद चल रहे हैं। ठीक है। एक ही समूह के सदस्यों के बीच संघर्ष। फिर है अंतर समूह, जो दो ग्रुप है उनके, ठीक है, दो या दो से अधिक जो ग्रुप होते हैं उनके अंदर जो संघर्ष होते हैं। ठीक है, जो स्ट्रगल्स होते हैं वो है। ये चारों देख लेना। ठीक है, कौन कौन से चरण है इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना। चलो, संघर्ष का जीवन चक्र पढ़ लेना। ये आप लोग देखो क्या है, ये देख लेना बेटा। ठीक है, ये वाला जो है संघर्ष प्रबंधन, संकट प्रबंधन, ये देख लेना बस। ठीक है, मैंने बता ही दिया। संघर्ष समझौता, संघर्ष समाधान, संघर्ष रूपांतरण, ये सब देख लेना, ये सब आता है। ठीक है, देखो इसमें है ना संघर्ष चक्र, संघर्ष की तीव्रता के 5 स्तर: स्थिर शांति, अस्थिर शांति, खुला संघर्ष, संकट और युद्ध। संघर्ष की रोकथाम, संभावित या आसन्न हिंसक संघर्ष को रोकने के लिए स्थिर और अस्थिर शांति के चरण के दौरान लघु अवधि के उपाय। संकट प्रबंधन, ये पूरा देखना। ठीक है, आपको ये देखना, ये देखना है, फिर आपको ये देखना, ये देखना, ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है। देखो, संघर्ष प्रबंधन संकट के चरण के दौरान उपयोग किया जाता है जब हिंसक संघर्ष की संभावना आसन्न होती है। इसका उद्देश्य हिंसा से संबंधित कार्यों को समाप्त करना, ताकि संघर्ष को राजनीतिक स्तर पर निपटाया जा सके। फिर संघर्ष निपटान क्या होता है? प्रत्यक्ष हिंसा को समाप्त करने और सैन्य, राजनीतिक या आर्थिक प्रतिबंधों के रूप में बातचीत, मध्यस्थता या जबरदस्त उपायों के माध्यम से एक समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से रणनीतियों का संघर्ष देता है। संघर्ष के कारण को संबोधित नहीं करता है। संघर्ष समाधान, इसका उद्देश्य प्रत्येक पार्टी के अस्तित्व की आपसी अस्वीकृति को बढ़ावा देने, संघर्ष में अंतर्निहित असंगतों का समाधान करना होता है। फिर संघर्ष रूपांतरण, व्यक्ति और समुदाय के बीच स्वस्थ संबंध विकसित करने के लिए संघर्ष को हल करने, प्रबंधन से परे जाने का प्रयास करता है। ठीक है, संघर्ष की श्रेणियाँ ये देख लेना। देखो, 2 श्रेणियों में बांटा गया है संघर्ष को, एक अहिंसक और एक हिंसक। ठीक है, ये देख लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, इनको दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो देख लेना। देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर के अंदर यही इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, और संघर्ष के मुद्दे क्या होते हैं? संघर्ष किस वजह से होता है, क्या क्या होता है? एक क्षेत्र और सीमा विवाद, जैसे क्षेत्र और सीमा विवाद किस किस के संग है हमारे? जैसे पाकिस्तान के संग है, चाइना के साथ है ना। तो क्यों है वो विवाद? कि वो हमारी सीमा में घुस जाते हैं, हम उनकी सीमा में घुस जाते हैं, तो इसको लेकर विवाद है पहला। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा। आपको जो भी बोलूँ मैं उसको ध्यान से देखना बस। ठीक है, दूसरा क्या है? अल्पसंख्यक जाति और सत्ता का संघर्ष। अल्पसंख्यक क्या होते हैं? जो थोड़े से होते हैं। ठीक है, माइनॉरिटीज़, उनका। ठीक है, जाति संबंध, जो अभी देखते हो अपने यहाँ पे भी है, कितनी सारी छोटी छोटी जातें, उनको लेके है ना। हिंदू मुस्लिम, हिंदू बहुत है, मुस्लिम कम है, तो उनको लेकर आपस में संघर्ष है। सत्ता को लेके भी संघर्ष है ना। संसाधनों के लिए संघर्ष है। जैसे कि पहाड़ है, अभी अरावलीज काट रहे हैं, तो देखो वहाँ राजस्थान में कितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं ना।
तो किस लिए? संसाधन। संसाधन ही तो है पहाड़ हमारा, पहाड़ों से उन्हें कितनी सारी चीज़ें मिली है। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया बेटा, इसको ध्यान से देख लेना। अब फटाफट में दूसरे चैप्टर पे आते हो। देखो संघर्ष के स्रोत। देखो संघर्ष के स्रोत जो है, ये देखो आर्थिक संघर्ष, मूल संघर्ष, शक्ति संघर्ष, अप्रभावी संचार संघर्ष। स्रोत टू क्या है? अंतर व्यक्तिगत संघर्ष, भूमिका संघर्ष, अंतर समूह संघर्ष, बहुपक्षीय संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष इसके अंदर। ठीक है, फिर अंतर्राष्ट्रीय खतरों के, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में खतरों के प्रकार। देखो जो मैंने ऊपर वाला चैप्टर बताया था ना, उसके अंदर क्या आता है, उसमें देखो उसके अंदर क्या है, हिंसक और अहिंसक संघर्ष के बीच अंतर। ठीक है, उस वाले चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन बनता है, और इस वाले चैप्टर का क्वेश्चन बनेगा, बताती हूँ आपको क्या बनेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में खतरों के प्रकार। कितने टाइप के खतरे हो सकते हैं? सजा का खतरा, विजय का खतरा, विनाश का खतरा, आक्रामक रक्षात्मक हथियार का खतरा, सीमा विवाद, नए युद्ध। दक्षिण एशिया में संघर्ष ये नहीं है। ठीक है, देखते हैं इस चैप्टर के अंदर, ये देख लेना, मैं आपको मेन बता रही हूँ। संघर्ष के स्रोत छोटा छोटा मैं ये बता देती हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट स्रोत क्या है? आर्थिक संघर्ष। आर्थिक संघर्ष में दुर्लभ संसाधनों को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य शामिल होते हैं। प्रत्येक पक्ष संसाधनों को सबसे ज़्यादा प्राप्त करना चाहती है, इसलिए प्रत्येक पक्ष के व्यवहार और भावनाओं को इस तरह से निर्देशित किया जाता है ताकि उन्हें ही अधिकतम लाभ मिल सके। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या है? ट्रेड यूनियन और प्रबंधन के बीच संघर्ष का मुख्य कारण असंगत लक्ष्य होता है कि आर्थिक हिस्से को कैसे साझा किया जा सके। ठीक है, ये वाला हो गया आपका दूसरा। मूल्य संघर्ष। मूल्य संघर्ष में जीने के तरीकों में व्याप्त असंगतियाँ शामिल है, विचारधाराओं की वरीयता, सिद्धांतों और प्रथाओं जिसमें लोग विश्वास करते हैं। मूल्य संघर्ष के उदाहरणों में से शीत युद्ध के दौरान कुछ अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष जिसमें प्रत्येक पक्ष ने अपने जीने के तरीके और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था की श्रेष्ठता पर जोर दिया। ठीक है, शीत युद्ध क्यों था? विचारों की तो लड़ाई थी वो। फिर शक्ति संघर्ष। ठीक है, मेरे पास ताकत ज़्यादा हो। शक्ति संघर्ष तब होता है जब प्रत्येक पक्ष रिश्ते और सामाजिक परिदृश्य में अपने प्रभाव को बनाए रखने या अधिकतम करने की इच्छा करता है। एक पक्ष तभी मजबूत होगा जब दूसरा कमजोर हो। ठीक है, इस प्रकार एक शक्ति संघर्ष होता है जो आमतौर पर जीत या हार में समाप्त होता है या निरंतर तनाव की स्थिति के साथ कायम रहता है। ये शक्ति संघर्ष तो आप देख सकते हो क्या है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इंडिया का ले लो, इंडिया और पाकिस्तान का ले लो। वो कश्मीर पे कब्जा करना चाहते हैं पाकिस्तानी, और हम उन्हें कश्मीर नहीं देना चाहते हैं। तो क्या हम दोनों क्या कर रहे हैं? अपनी ताकत दिखा रहे हैं ना। फिर है अप्रभावी संचार, ये देख लेना। संघर्ष में वृद्धि, ये देख लेना। फिर इसके संघर्ष के स्रोत में देखो अंतर व्यक्तिगत संघर्ष क्या है? अंतर व्यक्तिगत संघर्ष तब होता है जब दो लोगों के रिश्ते में संगत आवश्यकताएं, लक्ष्य या दृष्टिकोण होते हैं। आपसी बातचीत में व्यवधान होना अक्सर अंतर व्यक्तिगत संघर्ष का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है, और ऐसी कठिनाइयों को रोकने और सुलझाने में संचार कौशल सीखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तब पर यह भी सच है कि लोगों के बीच ऐसे वास्तविक मतभेद होते हैं जो वो किसी भी बेहतर संचार के द्वारा हल नहीं हो सकते। इसको देख लेना। भूमिका संघर्ष देख लेना क्या है, अंतर समूह देख लेना, बहुपक्षीय संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष देख लेना, और ठीक है, ये सब देख लेना, ये सब जरूरी। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के खतरों के प्रकार, सजा
का खतरा, ये सब देख लेना, ठीक है। बहुत चैप्टर, ये चैप्टर इतना खास नहीं मगर एक क्वेश्चन बेटा कहीं से भी आ जाता है। अब चलो थर्ड चैप्टर पे चलते हैं आपके। संघर्ष के प्रकार और स्तर, संघर्ष के कौन कौन से प्रकार है, ठीक है। इसमें एक ये जो है ना, इसके अंदर संघर्ष के प्रकार और स्तर, ये क्विंसी राइट का वर्गीकरण ना, ये वाला जरूर देख लेना। क्विंसी राइट का आ जाता है कभी कभी। संघर्ष के प्रकार, कितने प्रकार के संघर्ष है वो देखना है इसमें, ये वाला, ठीक है। संघर्ष के कार्य और उद्देश्य, संघर्ष की परिभाषा, चलो देखते हैं क्या है संघर्ष की परिभाषा। मैंने तो आपको शॉर्टकट बताया ना। देखो इसमें देखो लिखा हुआ, हम सभी संघर्ष से परिचित हैं, ये हमारे दैनिक जीवन का अंग है। ये मानवीय संबंधों में निहित है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि ये सामाजिक संबंध पूर्ण या आंशिक रूप से हर समय असंघर्षमय रहता है। इसका यह भी अर्थ नहीं कि प्रत्येक अंतर्निहित संघर्षयुक्त संबंध की अभिव्यक्ति शत्रुता या हिंसा के समान प्रकार या स्तर की होगी। संघर्ष सामाजिक अस्तित्व की पूर्ण जटिलता से संबंधित है और इसका कार्यक्षेत्र जीवन के समान ही विशाल और विविध है। संघर्ष के विभिन्न प्रकारों स्तरों की पूरी जटिलताओं को समझने के लिए हमें मानव शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता होगी। यह हमें संघर्ष का अंतर विषय दृष्टिकोण प्रदान करेगा। इसका पहला ही क्वेश्चन ये बनेगा, हम संघर्ष से क्या समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना, संघर्ष की परिभाषा। देखो, संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कॉन्फिलगेर, ठीक है, से हुई, जिसका अर्थ है एक ही प्रहार करना, एक साथ प्रहार करना। प्रारंभ में इसका अर्थ नैतिक की बजाय केवल शारीरिक संदर्भ तक सीमित था। हालांकि अंग्रेजी शब्द के अर्थ में दोनों समाहित थे। भौतिक अर्थ में संघर्ष दो भिन्न चीज़ों को इंगित करता है जो एक ही समय में एक स्थान विशेष पर कब्जा करना चाहते हैं। समाधान की प्रक्रिया और तार्किक विसंगति दोनों एक जैसी ही है। उदाहरण के लिए, दो बिलियर्ड गेंदों के तार्किक विसंगति एक ही समय पर एक ही स्थान से शुरू होती है और इसका समाधान संघर्ष से होता है। इसके परिणामस्वरूप दोनों गेंदें अलग अलग स्थान पर जाती है। ये सब पढ़ लेना इतना, ठीक है। संघर्ष का कार्य क्या है? आम लोगों की तरह संघर्ष अध्ययन के विद्वान सभी संघर्षों को खराब नहीं मानते, क्योंकि ये संघर्ष सकारात्मक सामाजिक कार्य भी करते हैं। नवाचार और रचनात्मकता का प्रयोग करते हुए संघर्ष सामाजिक व्यवस्था की जड़ता को दूर करता है। जॉर्ज सोरेल ने अनुभव किया कि अपनी ऊर्जा के नवीनीकरण तथा अपनी रचनात्मक शक्तियों को पुनर्जीवित करने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को संघर्ष की आवश्यकता पड़ती है। कोजर कहते हैं कि समाज में समूह के बीच या समूह के अंदर होने वाले संघर्ष से रचनात्मकता को लगातार कमजोर करने के संबंधी प्रयासों को रोका जा सकता है। मूल्यों और हितों के बीच टकराव क्या है और क्या होना चाहिए को लेकर कुछ समूहों में तनाव निहित स्वार्थों को नए समूहों के बीच सत्ता, धन और अब स्थिति में अपने हिस्से को लेकर संघर्ष, इन सभी स्थितियों के कारण महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई है। उदाहरण के लिए, मध्य युग का फ्रोजन वर्ल्ड और रचनात्मक विस्फोटक के बीच विषमता, बेटा देख लेना, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट इसमें रचनात्मक पहलू, ये इसके अंदर ना सभी ने अपने अपने दिए हैं कि क्या संघर्ष के प्रकार, क्विंसी राइट का वर्गीकरण,
संघर्ष के प्रकार और स्तर को लेकर विद्वानों में सहमति नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने संघर्ष के विभिन्न प्रकार बताए। संघर्ष के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे सामाजिक संघर्ष, अंतर समुदाय संघर्ष, जाति संघर्ष, समूह संघर्ष, व्यक्तियों के बीच संघर्ष, बौद्धिक संघर्ष, आर्थिक संघर्ष, सांस्कृतिक संघर्ष, धार्मिक संघर्ष, जातीय या नस्लीय संघर्ष, वैचारिक संघर्ष, उष्ण या शीत संघर्ष, उत्तर दक्षिण संघर्ष, क्षेत्रीय संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्र के बीच, है ना, के भीतर संघर्ष। ठीक है, ये सारे इसके प्रकार है, कौन कौन से प्रकार के संघर्ष होते हैं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी राइट्स का वर्गीकरण ये देख लेना, ये जरूरी बात, ये थोड़ा मेन है इसका। सिंगर का वर्गीकरण, होल्टी वर्गीकरण, ये सब नहीं है। ठीक है, ये सब इतना नहीं है। कैनेथ बोल्डिंग का वर्गीकरण, इन सब ने बताया संघर्ष किस टाइप के होते हैं। ठीक है, वो सब बताएंगे संघर्ष। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघर्ष के सिद्धांत। ठीक है, संघर्ष के सिद्धांत बताने इसमें। देखो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। ये चैप्टर तो थोड़ा बड़ा है, कोई नहीं, करा देती हूँ मैं जल्दी से आपको। संघर्ष के सिद्धांत, मानवीय प्रकृति और संघर्ष, जैविक और सामाजिक जैविक सिद्धांत, सहज प्रवृत्ति, डार्विनवाद और सामाजिक डार्विनवाद नहीं, मानव जाति विज्ञान, सामाजिक जीव विज्ञान, जैविक और ये चैप्टर थोड़ा ऐसा ही है, इसमें से कुछ आएगा नहीं। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, समाज और संघर्ष, ये देख लेना। ठीक है, सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांत, संरचनात्मक हिंसा, ये देख लेना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मैंने बहुत बार देखे, क्वेश्चन आते हैं। और संसाधन सिद्धांत, सापेक्ष अभाव का सामाजिक आर्थिक सिद्धांत नहीं, इसके अंदर समाज और संघर्ष देख लेना और संरचनात्मक हिंसा सिद्धांत देख लेना, बस इसके अंदर कुछ नहीं। सामाजिक आर्थिक सिद्धांत, संघर्ष के सिद्धांत, देखो ये देख लो, इसमें देखो क्या है। संघर्ष के कारणों और स्रोतों, संघर्ष के कारणों और स्रोतों की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों की श्रेणी को दो में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला मानव प्राकृतिक और संघर्ष एवं दूसरा समाज और संघर्ष। दोनों प्रकार के सिद्धांत प्राकृतिक बनाम परिपोषण की बहस को इंगित करते हैं। प्रकृति के सिद्धांतकारों ने जोर दिया कि मनुष्य मुख्य रूप से जीन से प्रभावित होते हैं, इसीलिए संघर्ष मूल रूप से उनकी प्रकृति में होता है। परिपोषण सिद्धांतकारों का कहना है कि जिस तरह से समाज को व्यवस्थित किया जाता है वही संघर्ष के स्रोत होता है। समाज के भीतर विभिन्न प्रकार के विभाजन की वजह से संघर्ष की उत्पत्ति होती है। जो सिद्धांतवादी मानवीय प्रकृति को संघर्ष के रूप में मानते हैं, उनका मानना है कि सामाजिक संरचना कैसी भी हो, हिंसा अनिवार्य, व्यापक और सार्वभौमिक, क्योंकि यह मनुष्य में अंतर्निहित होती है। इसीलिए इन सिद्धांतों का अंतर्निहित सिद्धांतों के रूप में भी जाना जाता है। सामाजिक संरचना के सिद्धांतवादी तर्क के संघर्ष मानव के रूप में, मानव के अंदर नहीं बल्कि उसके ऊपर, उसके बाहर है, इसलिए संघर्ष बाहरी कारकों पर निर्भर करता है। इस तरह से सिद्धांत को प्रासंगिक सिद्धांतों के रूप में भी जाना जाता है। एक तीसरे प्रकार का सिद्धांत जिसमें अंतर्निहित और प्रासंगिक दोनों प्रकार के सिद्धांतों की विशेषता विद्यमान होती है, इसे अंतरक्रिया सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, यह सिद्धांत
प्राकृतिक बनाम परिपोषण के बहसों को खारिज करता है, क्योंकि इसका क्या मानना है, मानवीय व्यवहार के लिए सिर्फ प्राकृतिक या परिपोषण ही उत्तरदायी नहीं है, इसीलिए इनका कारण प्रकृति या परिपोषण में से एक कारक नहीं हो सकता। वास्तव में मानव व्यवहार आनुवंशिकी और सामाजिक संरचनात्मक दोनों स्थितियों का एक संयोजन है। देख लेना ये, ठीक है। मानवीय, प्राकृतिक संगत, जैविक और सामाजिक। जैविक ये सब, ये इतना चैप्टर कुछ खास नहीं है। सामाजिक, जीव विज्ञान नहीं, ये नहीं देखना आपको। ये क्या है, संघर्ष के सिद्धांत। देखो, संघर्ष के सिद्धांत को मानव प्रकृति या विरासत के सिद्धांतों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सामाजिक संरचना या आकस्मिक सिद्धांत प्राकृतिक और प्रकृति के पोषण का सिद्धांत का मिला जुला रूप, जो मानव व्यवहार को आनुवांशिकी और सामाजिक संरचनात्मक परिस्थितियों से प्रभावित देखते हैं। मानव प्रकृति के सिद्धांत संघर्ष और हिंसा को मानव में निहित मानते हैं, जो जीन से प्रभावित होते हैं। संघर्ष अपरिहार्य और सामाजिक संरचना के बावजूद होते हैं। मानव प्रकृति के सिद्धांत को उदाहरण सहज प्रवृत्ति सिद्धांत, डार्विनवाद और सामाजिक डार्विनवाद, नीति शास्त्र और सामाजिक जीव विज्ञान, इन दृष्टिकोणों को गंभीर आलोचनाएं हुई है। गांधी ने हिंसा को मानव स्वभाव में निहित नहीं देखा। उनके अनुसार मानव जीवन अहिंसा से प्रेरित होती है। ये सब देख लेना है, चैप्टर इतना कुछ खास नहीं है। तो बेटा ये तो मैंने आपको करा ही दिया, ठीक है। मैंने आपको बता दी इसमें क्या क्या खास है, बाकी सब तो ऐसे ही है। सिद्धांत दे रखे, औपचारिक सिद्धांत, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये वाला ख़त्म हो गया आपका बेटा। देखो, जो भी आपको इम्पोर्टेंट बताया है उसको आप ध्यान से पढ़ लेना। पढ़ के जाओगे, अच्छे नंबर आएंगे। और मेरी ये BPSC 146 की एक और वीडियो पहले मैंने अपलोड की थी, आप लोग उसको भी देख लेना। उसमें बहुत मैंने अच्छे से समझाया, पूरा डीपली जाके मैंने। ये तो अभी आपको ऊपर से बता दिया, मोटा मोटा पॉइंट जो आपका आने वाला है उस वाले को देख लेना, ठीक है। उस पुरानी वीडियो को, उसमें बहुत मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया चैप्टर को, तो देख लेना बेटा, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ध्यान रखना, बेस्ट ऑफ लक।